आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन था। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर अपनी बात रखी। राहुल ने मार्शल आर्ट में ग्रिप के महत्व की चर्चा से अपने भाषण की शुरुआत की। उसके भाषण के दौरान आसन पर जगदम्बिका पाल बैठे थे। आपको बता दें, ग्रिप और चोक से अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति में भी ग्रिप होती है और लेकिन दिखाई नहीं देती। राहुल गांधी के भाषण के दौरान एब्सटेन शब्द बोलने के बाद लोकसभा में शोर शराबा देखने को मिला। वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया है, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardeep Puri knows who आप ये introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, हरदीप पुरी है, या सर। रानी हो। हरदीप पुरी is a जिनको member of अपनी बात parliament का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में सियासी टकराव भी तेज हो गया। आपको बता दें, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाने का ऐलान किया है। रिजिजू का कहना है कि सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में आरोप लगाने की स्पष्ट प्रक्रिया है, जिसके तहत पहले नोटिस देना होता है, फिर आरोपों को साबित करना जरूरी होता है। रिजिजू ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री और सरकार पर झूठे आरोप लगाने का भी आरोप लगाया है। अब इस मुद्दे पर सियासत और भी तेज होने के आसार हैं। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary
authentication of the those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India in Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार यानी आज अपना मौजूदा कार्यकाल का आखिरी आम बजट पेश कर दिया। आम बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट रखा। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती हुई नजर आई। साथ ही सामाजिक योजनाओं में निवेश करके समाज के हर वर्ग के लिए खुशहाली लाने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 हो गई है। वर्तमान सरकार में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। इस बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र में विकास की बात कही गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है और देश के कुल मोबाइल फोन का उत्पादन का 65% उत्पादन केवल इसी प्रदेश में होता है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो और स्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो और गरीबी उन्मूलन हो। हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। वहीं अब बेरोजगारी की दर जो है वो 2.24% रह गई है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी में 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया गया था। एसडीजी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर 2023-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण वृद्धि जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश सदन में 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया। पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी धारणा बदलने का प्रयास किया है। ये बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। 9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा है। ये बजट
थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम के लिए समर्पित है। यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास का ध्यान रखा गया है। वित्तीय अनुशासन से कर्ज कम करने में भी मदद मिली है। टैक्स चोरी को रोककर वित्तीय लेन देन को आसान बनाने का काम किया गया है। वहीं देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही बेरोजगारी की दर कम करने में सफल रहे हैं। यूपी में नए डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया। सरकार इसे जनहितकारी बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक और दिशाहीन करार दिया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार ये बताए कि जब आखिरी बजट पेश कर दिया तो 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था कहां से बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री बस इतना ही जानते हैं। इसके साथ ही कहा कि यूपी सरकार की विदाई बजट के साथ बीजेपी की विदाई भी प्रदेश से तय हो गई है। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जब तक जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, मान लीजिए आपका कृषि है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई है, उसको भी जो थ्रस्ट मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। तो आखिरकार स्वास्थ्य शिक्षा का तो हाल हमने देखा ही है कि क्या स्थिति में है हमारा। और सरकार पर कैपिटा इनकम हमेशा बताती है, पर कैपिटा इनकम। अगर हम पर कैपिटा इनकम ही देख लें, दुनिया की पर कैपिटा इनकम ना देखें देशों की, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग दूसरे देशों की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम उससे अपने देश की तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। और फिर हम अगर प्रदेशों में देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आंकड़ों के हिसाब से पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हमारा स्थान जो बनता है वो नीचे से दूसरा बनता है। लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को उल्टा दिखाई होगी सूची कि देखिए हम पर कैपिटा इनकम कहां आगे पहुंच गए हैं। और फिर जो तमाम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको देना उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को विशेष महत्व दिया गया। इससे औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और शहरी ग्रामीण संतुलित विकास को एक नई गति मिले, जिससे उत्तर प्रदेश को देश के विकास इंजन के रूप में और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। बजट को लेकर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से बात की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। आज एक भारी भरकम बजट मिला है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा हमारे साथ हैं। सर, बहुत बड़ा बजट मिला है, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको इसमें मिला है, लेकिन सपा ये कह रही है कि आपका ये अंतिम बजट है। सपा का अंतिम बजट माननीय अखिलेश जी को याद आ रहा होगा।
2016 का जब उन्होंने पेश किया होगा, और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम 2017 में फिर से आएंगे, 2022 में फिर से आएंगे। दोनों ही सपने उनके बेकार हुए, और ये सपना भी कि अगला बजट हम नहीं वो पेश करेंगे, ये सपना भी उनका चकनाचूर होगा। रही बात बजट की, तो आपने जैसा कहा कि हर क्षेत्र को इस बड़े बजट में 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट है। इसमें हमारे ऊर्जा हो, चाहे नगर विकास हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कौशल विकास हो, चाहे आईटी और उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में राज्य जो है तेज़ी से प्रगति करे, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही प्रगति के साथ, तेज प्रगति के साथ हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी साथ लेकर के हम चलें, उनका विकास हो, इसके लिए बजट ने पूरी व्यवस्था किया है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। सर, अंतिम सवाल है, कांग्रेस का कहना है कि बजट पिछला वाला खत्म नहीं कर पाते, नया लिया है। पिछला बजट भी हम खत्म करते हैं, ये बजट भी लाते हैं। जो काम कांग्रेस ने नहीं किया 70 साल में, वो काम भी हम करते हैं। हम राम मंदिर कहते भी हैं और बनाते भी हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी का ये बजट प्रदेश के लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इस बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल से बात की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान सरकार ने 11 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया, जिसका उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक मजबूती, रोजगार, ग्रामीण और शहरी विकास के साथ साथ सामाजिक हितों को बढ़ावा देना है। यह बजट उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा लगातार तीसरी बार सदन में पेश किया गया। बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर खास जोर रहा और अनुमानित है कि करीब 1 लाख नई सरकारी भर्तियां और एक समर्पित भर्ती कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कौशल विकास, स्टार्टअप और निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया। कृषि और ग्रामीण विकास को भी प्राथमिकता दी गई, जिसमें पैदावार बढ़ाने, सिंचाई, पशुपालन के लिए फंड आवंटित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी और पेयजल योजनाओं का विस्तार होने की भी संभावना है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रावधान की भी व्यवस्था की गई है। बजट को समावेशी बताते हुए सरकार ने कहा कि यह सभी वर्गों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। प्रदेश में नवीन सड़कों के निर्माण के साथ साथ वर्तमान सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में रूरल कनेक्टिविटी का विस्तार भी आवश्यक है। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से इसमें क्रमशः 10,000 व 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा बाड़मेर, मसूदा ब्यावर, कन्याखेड़ी भीलवाड़ा सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक पार्क्स के पहुंच मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलिया व सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 में 800 करोड़ रुपए की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी कड़ी में आगामी वर्ष भी
मॉनसून उपरांत सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 11 बीओटी सड़कों के 500 किलोमीटर लंबाई में लगभग 435 करोड़ रुपए की लागत के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य करवाए जाएंगे। मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। ब्लैक स्पॉट्स के दुरुस्तीकरण, जंक्शन सुधार, क्रैश बैरियर, सड़क सुरक्षा बोर्ड, रोड सेफ्टी ऑडिट, अतिक्रमण हटाने व सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समस्त 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है। पेयजल, जैसा कि विदित है, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां सबसे बड़ा राज्य है, वहीं विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण सतही जल की उपलब्धता भी काफी कम है। ऐसी स्थिति में समस्त प्रदेशवासियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तेज होती सरगर्मी के बीच बाबरी मस्जिद को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। यहां मुर्शिदाबाद में आज से बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस मस्जिद का निर्माण जनता उन्नयन पार्टी यानी जेयूपी के अध्यक्ष और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1200 लोग एक साथ कुरान की तिलावत किया। 2 বছরের মধ্যে আমরা এই মসজিদ আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, আল্লাহকে বড় করে, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ইনশাআল্লাহ আমরা এই কামিয়াবি হব এবং আমাদের বাবরি মসজিদ তৈরি হয়ে যাবে। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।